गोदियाल साहब, चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस का एक बड़े धड़े को भी नुकसान होने की संभावना है। किस बात से? एक बड़ा राजनीतिक संकट उत्तराखंड कांग्रेस पे आ सकता है। किस बात का? जो इन दिनों चल ही रहा है इधर का इधर। मेरी बात, केदारनाथ विधायक का ये बयान, वो सरकार में है, उन्हें बयान देने की जरूरत क्या है? वो आदेश पारित करें, वो क्या करना चाहती हैं वो आदेश पारित करें। लेकिन सरकार से इस आशय के आदेश न कराकर सिर्फ और सिर्फ उसमें वाहवाही बटोरना और इस तरह के बयान देना, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो अपने होने का एहसास दिला रही हैं कि मैं हूँ, बाकी और इसके अलावा कुछ नहीं है। आशा नौटियाल जी से पूछा जाना चाहिए कि जो गैर हिंदू है वो क्यों केदारनाथ आएगा। मेरा प्रश्न है उनसे कि उन्होंने इस काम को करने के लिए, वो सत्ता में हैं, विधायक हैं, इस काम को करने के लिए कि वहाँ गैर हिंदू ना आए, उन्होंने क्या क्या किया बताएं। गोदियाल साहब, पूरा देश पहलगाम को लेकर के चर्चा परिचर्चा कर रहा है और उत्तराखंड कांग्रेस को गैरसैंण की फिर से याद आ गई। देखिए, गैरसैंण हमारा राजनीति का विषय है ही नहीं। गैरसैंण हमारी तरफ से हमारी अस्मिता का विषय है। संगठन के चुनावों को लेकर के भी जो सरगर्मियां हैं इन दिनों सुनने को मिल रही हैं, आपका नाम भी बड़ा चर्चाओं में है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि कोई भी नाम चर्चा में रहे। राजनीति में चर्चाओं में रहना चाहिए। राजनीति में अगर व्यक्ति चर्चा में नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति नेपथ्य में चला गया। तो ये मेरा सौभाग्य है और मेरे शुभचिंतकों का धन्यवाद है कि वो मुझे चर्चा में बनाए रखते हैं। वो अलग वर्चस्व की इसे बता भी रहे हैं। देखिए, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वर्चस्व के? राजनीति में हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। 5 या 6 पद खाली हैं, मंत्री पद, कैबिनेट मंत्रियों के इतने पद खाली हैं। और उसके बाद चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं, ये भी चर्चा है। तो क्या कांग्रेस उसमें अपनी भागीदारी निभा रही है? क्योंकि मित्र विपक्ष की कांग्रेस विधायक दल पे हर बार आरोप लगता है और गणेश गोदियाल को ही हर बार विपक्ष समझा जा रहा है। अच्छा, मेरी बात सुनिए। ऐसा हरीश रावत जी ने धन सिंह के बारे में कुछ कह दिया, मैंने कहा भाई इसको ढंग से सुनो, ये तो टॉन्ट है। तो आपके विधायक जी भी तो जय जयकार के नारे लगा रहे थे मंच से। हाँ जी, आपका ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास में है कि हम एक बार फिर कांग्रेस को नुकसान करेंगे, कांग्रेस को तोड़ेंगे और हम फिर सत्ता में आएंगे। लेकिन ये इसलिए है ऐसा उनका विश्वास कि उन्होंने काम नहीं किया है। वो आपके विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं और फिर एक बार मतलब पीठ पर छुरा घोंपकर ये कांग्रेस को नुकसान करने का मतलब है, विरोधी पक्ष को तोड़ने का मतलब है कि जनता की पीठ में छुरा घोंपना। मैं पहले से नहीं कहना चाहता कि व्यवस्थाओं में कुछ खामियां हैं, क्योंकि सरकार ना अपनी तरफ से आपदा न लाए। अपनी तरफ से आपदा मतलब सरकार जनित आपदा। कैसी आपदा? अब यहाँ रोक दो, अब वहां रोक दो, अब यहाँ डाइवर्ट कर दो, अब वहां डाइवर्ट कर दो। 4 धाम यात्रा 1 तारीख से शुरू है और आज 26 तारीख हो गए हैं। 26 तारीख तक भी बद्रीनाथ केदारनाथ इस महत्वपूर्ण ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं तय हुआ है। और अटो में आम चर्चा है कि बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के चेयरमैन पद के लिए भी तमाम तरह की बार्गेनिंग चल रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। गणेश गोदियाल जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक। पहुंचे हैं आज रुद्रप्रयाग गैरसैंण यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। गोदियाल साहब, गैरसैंण में कल एक बड़ा कार्यक्रम है राजधानी को लेकर के, तमाम बिंदुओं को लेकर के मैं उन पे भी चर्चा करूंगा मगर हालिया दिनों की अगर हम बात करें तो पहलगाम का जो मुद्दा है, पहलगाम में जो एक नरसंहार की घटना देखने को मिली है, पूरा देश उससे स्तब्ध है। हाँ, बिल्कुल स्तब्ध है और बड़े दुख की बात है। सबसे पहले तो जो हमारे अगेंस्ट वार था, पहलगाम में जो हुआ, वो निश्चित रूप में भारत के अगेंस्ट वार था और उस वार में जिन्होंने प्राण गंवाए उनके प्रति हम सब के मन में संवेदना है, पूरे भारत के लोगों के मन में संवेदना है, दुख है। उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार उन परिवारों का ध्यान रखे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। और निश्चित रूप में पहलगाम और कश्मीर में लोग इसलिए घूमने गए कि लोगों को लगा कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं। सरकार भी, केंद्र सरकार भी बार बार ये बात कहती है कि स्थितियां सामान्य हो गई, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि स्थितियां सामान्य हुई हैं। और अब चूंकि बातें करने से काम नहीं चलेगा,
इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार समय रहते हुए, जब तक कि एक्शन जो एक्शन होता है, उस एक्शन का भी एक समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी उपयोगिता उतनी मतलब कमजोर पड़ती जाती है। इसलिए समय पर अगर एक्शन हो जाए तो निश्चित रूप में दुश्मन के जो इरादे हैं वो ध्वस्त होंगे, और अगर कोई लंबी बात जाती है तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार सेना को ये परमिशन दे कि सेना इस वार के अगेंस्ट दुश्मन के दांत खट्टे करे। ये हम सब की इच्छा है, पूरे भारत की इच्छा है, पूरे भारत के लोगों की इच्छा है, हमारे देश के तमाम लोगों की ये इच्छा है। और देखिए, एक दो दिन में उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी फौज को परमिशन दे कि इसका बदला लिया जाए। गोदयाल साहब, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला देखने को मिला है, पहली बार टूरिस्टों को निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर एक पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो तमाम सैलानी वहाँ आते हैं। उत्तराखंड की बात करें, देवभूमि है। आने वाले 2-4 दिनों में ही विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में क्या कहेंगे? ठीक है, हर एक जगह कुछ विशेष बातों के लिए मशहूर हैं। कश्मीर वहाँ की खूबसूरती के लिए मशहूर है और सैलानी वहाँ बड़ी संख्या में जाना पसंद करते हैं। अब नहीं जा रहे हैं, जब से 15-20 सालों से, जब से ये आतंकवाद का असर बुरी तरह से उस प्रदेश पर पड़ा है, तब से सैलानियों ने वहाँ जाना कम किया है। लेकिन उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर सैलानियों की रुचि बढ़ी है। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगा कि इस बदले हुए परसेप्शन पे, जबकि लोग शांति प्रिय जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पर है। सरकार को दीर्घकालिक नीतियों के तहत उत्तराखंड का पर्यटन के क्षेत्र में इस रूप में विकास करना चाहिए कि लोगों की पहली पसंद उत्तराखंड बने। हमारे पास इस समय ये मौका है कि हम इस मौके को देखते हुए, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए दीर्घकालिक पर्यटन की रणनीति बनाएं। जहाँ तक धार्मिक पर्यटन, आपने कहा कि देवभूमि है, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, ये तो नैसर्गिक तौर पर हमें मिला है। आदि शंकराचार्य जी ने जब यहाँ पर इन धामों की स्थापना की, खास करके बद्रीनाथ और केदारनाथ की स्थापना की, ये उस समय से सुनिश्चित हो गया था कि भविष्य में ये दोनों धाम हमारे इस पूरे केदारखंड को बहुत बड़ी पहचान देंगे, और उस पहचान का ये फायदा है। लेकिन सरकारों के द्वारा वर्ष भर चलने वाले पर्यटन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे पास भी कश्मीर से कोई कम सुंदरता नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं का विकास और सरकार की योजनाओं में बिना भेदभाव के उन योजनाओं का क्रियान्वयन अगर हो तो ये ज़्यादा अच्छे फल देगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर काम करे। गोदयाल साहब, पहलगाम अटैक को लेकर के जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर के सामने आई है, धर्म को लेकर के, मैं उत्तराखंड की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि आने वाली 2 मई से बद्रीनाथ, केदारनाथ जो चार धाम यात्राएं हैं वो प्रारंभ होने जा रही हैं। लंबे समय से केदारनाथ यात्रा को लेकर के तमाम बयान हम सुनते रहते हैं, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के आप पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में गैर हिंदुओं को लेकर के केदारनाथ विधायक का बयान भी एक बड़ी चर्चाओं में आया था। देखिए, केदारनाथ विधायक का ये बयान, वो सरकार में है, उन्हें बयान देने की जरूरत क्या है? वो आदेश पारित करें, वो क्या करना चाहती हैं वो आदेश पारित करें। लेकिन सरकार से इस आशय के आदेश न कराकर सिर्फ और सिर्फ उसमें वाहवाही बटोरना और इस तरह के बयान देना, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो अपने होने का एहसास दिला रही हैं कि मैं हूँ, बाकी और इसके अलावा कुछ नहीं है। इन बयानों से उत्तराखंड के किसी व्यक्ति का भला नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ, आपने कहा कि आपने उस ओर इशारा किया कि पहलगाम में जो हुआ लोगों को धर्म पूछा गया। पहली बात तो यह है कि धार्मिक आधार पर यह कृत्य किया गया हो या जिस आधार पर भी यह कृत्य किया गया हो, ये कृत्य निंदनीय है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, और मौका मिले तो ऐसे इस कृत्य को करने वाले लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। मौका मिलने की बात यह है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो कठोर से कठोर दंड दूंगा। जहां तक सरकार की बात है, सरकार उनको खोजे और खोज कर दंड दे, ठीक है, तो ये तो अपनी जगह हो गया। दूसरा,
मैंने तो सोशल मीडिया में बतेरे उन लोगों को सुना जिन लोगों ने कहा कि वहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमारी मदद नहीं की। अब ये बात सामने नहीं आ पाई है कि किसी आतंकवादी ने नजदीक आकर किसी को कहा कि तुम पहले कपड़े खोलो तब मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। ये मैंने तो सोशल मीडिया में कहीं नहीं देखा कि ऐसा किसी आतंकवादी ने कहा। ये जरूर देखा कि एक स्थानीय आदमी ने आतंकवादी से बंदूक छीनकर मुकाबला करने की कोशिश की, तब तक दूसरे आतंकवादी ने उसी को मार दिया, उस युवक को मार दिया। ये भी देखा गया। अब ये देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना भारत का, ये मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे हैं लोग। तमाम सोशल मीडिया पे इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। वो सरकार के पक्ष में ऐसी बातों को छुपाती है जिन बातों से सच्चाई उजागर हो सके। तो इस बात को छुपा दिया गया कि स्थानीय लोगों ने मदद की, बल्कि झूठ स्थापित करने की कोशिश की गई कि नाम पूछकर गोली मारी गई। और अगर नाम पूछकर गोली मारी गई तो ऐसे मीडिया को जो इस बातों को चला रहा है, प्रमाणों के साथ उस बात को सामने रखना चाहिए कि देखो ये आतंकवादी था, इसका फेस है। लोग तो बता रहे हैं कि कोई देखा ही नहीं गया कौन आतंकवादी, कहाँ से छुपकर उन्होंने गोलियां चलाई, वो किसी ने देखा ही नहीं। तो नाम तो आदमी नजदीक आके पूछेगा ना। क्या 500 मीटर दूर से या 100-200 मीटर दूर से गोली चला रहा है कोई, वो पहले नाम पूछेगा किसी का? वो तो भीड़ में दर दर गोली मारने में रह गए। पर लोग, मतलब ये मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि जो इस तरह की बातें फैलाता है कि भाई नाम पूछकर बोल। देखिए, इन चीजों से हमारा भला नहीं होना है। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी परिवार का, परिवार इकाई है देश की, भला तभी होता है जब उस परिवार में या संबंधित राज्य में या देश में शांति हो। हमें शांति की सबसे पहले आवश्यकता है, और शांति किसी को गुलाम बनाकर नहीं प्राप्त की जा सकती। शांति सबको समानता का अधिकार देकर, भारत के संविधान के अनुसार सबको बराबर हक देकर, सबको इज्जत देकर, तब जाके शांति स्थापित की जा सकती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कोई दुश्मन की हैसियत नहीं है कि कश्मीर के बारे में नज़र उठाकर भी हमारी तरफ देख सके। ये अतीत से लेकर अब तक ये चरितार्थ हुआ है। जब कश्मीर को लेकर पहले पाकिस्तान हमलावर होता था तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसकी ताकत आधी हो गई। तो अब उसके बाद स्थितियां लगातार हमारे पक्ष में हैं, हम मजबूत स्थिति में हैं। इसलिए पाकिस्तान से हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये है कि हम अपने लोगों को, अपने देश के नागरिकों को समान रूप से उनका ध्यान देकर उनको संभाल सकें, ताकि इस देश में शांति आए। और शांति आने के बाद ही विकास हो सकता है, शांति आने के बाद ही समृद्धि आती है। समृद्धि की पहली शर्त शांति है। मैंने कहा ना, परिवार अगर आप इकाई मान लो, अगर किसी परिवार में शांति नहीं है तो आप क्या मानते हैं वहां समृद्धि आएगी? नहीं आ सकती। अगर अशांति है तो कई तरह की दिक्कतें आएगी। अशांति में किसी का बीपी बढ़ेगा, किसी को हार्ट अटैक आएगा, कोई बीमार हो जाएगा, कोई काम धाम पे नहीं जाएगा, कोई रोज झगड़ा करता रहेगा। तो वो पॉजिटिव तरफ, मतलब सकारात्मकता की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो परिवार नकारात्मक हो जाएगा और उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। वैसे देश का हाल है। अगर हम नेगेटिव मामलों में उलझे रहे तो हम कब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कब बनेंगे, ये तो सपना जैसा लगता है। फिर इसलिए हम 5 नहीं, हम 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सके, उसके लिए पहली शर्त यह है कि हमारे देश में शांति हो। उधर साहब, मैंने केदारनाथ का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि 2 मई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है, और मैं फिर दोहरा भी रहा हूं कि आप मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिस तरीके से गैर हिंदुओं को लेकर के एक नारा काफी बुलंद है, आपका क्या मानना है? किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं? क्या कुछ मैं एक चीज कह रहा हूँ, गैर हिंदू केदारनाथ क्यों आएगा? आशा नौटियाल जी से पूछा जाना चाहिए कि जो गैर हिंदू है वो क्यों केदारनाथ आएगा। व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में आ सकता है तमाम। तो जो व्यवसाय वो गैर हिंदू कर रहे हैं, उन व्यवसाय को आप हिंदुओं से कराओ ना। मैं उदाहरण के लिए आपको बोल रहा हूँ, बचपन में मेरे बाल मेरे भाई बंद काटते थे। हम गांव में थे, हमारे यहाँ तो कोई नाई जो नाई का काम करते हैं, वो जातियां हमारे यहाँ परंपरागत रूप में नहीं होती हैं। आप भी पहाड़ के रहने वाले हैं, तो हमारे बचपन में बाल तो हमारे भाई बंद काटते थे, आड़े टेढ़े जैसे भी काट दिए, ठीक है ना। अब जब फैशन का जमाना आया तो लोग स्टाइलिश बाल कटाने लगे। अब वो स्टाइलिश का मतलब, मेरा मतलब है कि सलीके से बाल कटवाने लगे। उसके लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ रही है। अब वो प्रोफेशनल लोग हमारे लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं है।
तो उदाहरण के लिए अगर आपके यहाँ पर रुद्रप्रयाग में एक ज्यादा किसके यहाँ लोग बाल कटाने जाते होंगे, जिसके मानते होंगे कि अच्छा बाल काटता है, यही तो होता है। अच्छा बाल काटना आज की जरूरत है। हम जब बचपन में थे, आज से 35-40 साल पहले, तब अच्छा बाल काटना कोई खास बात नहीं थी, बाल काटना बात थी, वो कोई भी काट देता था। लेकिन अब अच्छे बाल काटने की जरूरत है, तो जो अच्छा काटने वाले वो आ रहे हैं। हमने स्किल डेवलपमेंट ही नहीं किया हमारा, हमने उनको आयातित किया। तो विधायक केदारनाथ जी का जो ये कहना है कि वहां गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगे, मैं पहले तो उनसे ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि गैर हिंदू वहां आते क्यों हैं, और अगर आते हैं, उनकी नजर में ऐसा है कि वहां गैर हिंदू आते हैं, तो निश्चित रूप में वो पूजा के लिए तो नहीं आते होंगे, किसी काम से आते होंगे। तो वो लगाए ना वहां हिंदू 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 हमारे भाइयों को उस काम पे लगाए ना, किसने रोका है? इसकी व्यवस्था करें, वो इसकी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित है कि वो नहीं आएंगे, झगड़ा खत्म। लेकिन इनको ये नहीं करना है। आज भी उनके इस स्टेटमेंट के बाद ये उनका फर्ज बनता है, उनका दायित्व बनता है, ये मेरा प्रश्न है उनसे कि उन्होंने इस काम को करने के लिए, वो सत्ता में हैं, विधायक हैं, इस काम को करने के लिए कि वहां गैर हिंदू ना आए, उन्होंने क्या क्या किया बताएं। उन्होंने कितने वहां बड़े मात्रा में ठेकेदारों के काम चल रहे हैं, वो बताएं कि उन्होंने उन ठेकेदारों से क्या बात की कि वो गैर हिंदुओं को वहां न ले जाए। और अगर किसी ठेकेदार का गैर हिंदू वर्कर वहां है, तो उस गैर हिंदू के जगह पर हिंदू को लाने के लिए उन्होंने क्या काम किया, वो बताए ना। सरकार उनकी है, लेकिन करना यह है कि फजूल बयानबाजी करनी है। अब इसमें हींग लगे ना फिटकरी रंग निकले चोखा है, उनका कुछ नहीं लग रहा है, उनका ना हींग लग रहा है ना फिटकरी लग रहा है, और उन्हें मालूम है कि ये बात बोलने से रंग चोखा निकलेगा। मैं समझता हूं कि फजूल की बयानबाजी बंद करके ये व्यवस्था की जाए कि हमारे यहाँ पे जो तथाकथित डेमोग्राफी चेंज की बात सरकार करती है, ये ना आए, इसके लिए बंदोबस्त किया जाए। इसके लिए लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जाए कि भाई जो लोग केश विन्यास में मतलब हेयर स्टाइल बनाने में, केश विन्यास में जो लोग महारत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंस्टीट्यूट है, वो करें, हमारे लोग करें। जो दूसरे काम करना चाहते हैं, जो बढ़ई बनना चाहता है वो बढ़ई बने, जो राजमिस्त्री बनना चाहता है वो राजमिस्त्री बने। उसके लिए प्रोत्साहन हो सरकार की तरफ से, उसके लिए योजना हो सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप में क्यों आएगा दूसरा यहाँ। हम हमारे लोगों को स्किल में, उनका स्किल डेवलपमेंट न करके बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी ऋषिकेश में जो मेयर साहब बने हैं, मैंने ये सुना कि वो काम करने के लिए यहाँ आए थे बहुत पहले, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में यहाँ आए थे। तो हमने नहीं किया वो काम, हम नहीं जानते थे वो काम, तब तो यहाँ आए। आज जिस मेयर में एक गढ़वाल के या कुमाऊं के या उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने मेयर बनना था, उस जगह पे वो बन गए। तो इसलिए कि हमने स्पेस दिया उनको, और हमने मतलब हमारी सरकारों ने हमारे स्टेट के लोगों के स्किल के डेवलपमेंट के लिए वो काम नहीं किया जो काम करना चाहिए था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आशा नौटियाल जी विधायक हैं, सत्ता पक्ष में हैं, सत्ता में बैठी हुई हैं, वो ये कहें कि केदारनाथ में गैर हिंदुओं का आगमन प्रतिबंधित हो, तो उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो गैर हिंदू किस काम के लिए वहां आते हैं, और उनको रोकने के लिए उन्होंने अब क्या क्या कदम उठाए हैं, वो उस कदमों का खुलासा करें। गोदयाल साहब, पूरा देश पहलगाम को लेकर के चर्चा परिचर्चा कर रहा है, और उत्तराखंड कांग्रेस को गैरसैंण की फिर से याद आ गई। नहीं, तो गैरसैंण अलग सब्जेक्ट है और पहलगाम अलग सब्जेक्ट है। पहलगाम के लिए हम लोग, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव रखा कि भाई सरकार को हमारा पूरा समर्थन है, और सरकार को खुली छूट है कि सरकार इसका बदला ले, ठीक है। तो उस स्तर पर हमारे वरिष्ठ लोग बात करते हैं ना। अब गणेश गोदियाल तो यहाँ से पहलगाम के लिए कुछ नहीं कर सकता ना कि मोदी जी को मेरा संदेश जाए, और वो जो है हमने एक लोकतांत्रिक पद्धति में एक विरोधी दल होने के नाते और एक भारतीय राजनीति का दल होने के नाते जो हमारा कर्तव्य था, हमने उसको पूरा किया। लेकिन अब केंद्र सरकार के ऊपर है कि वहां पर क्या एक्शन लेती है। ऐसा नहीं है कि गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के लिए हमारे इस मूवमेंट के वजह से पहलगाम वाला जो करना है सरकार को, उस पर कोई फर्क पड़ जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। पहलगाम केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, सरकार को निश्चित रूप में करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सरकार नहीं करेगी। अतीत से लेके अब तक भारतीय फौज का ये इतिहास रहा है कि हमारी एक मजबूत फौज है, और ख़ास करके हमारे पड़ोसी देशों में जो पाकिस्तान एक देश है, उसके खिलाफ तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो सरकार को
मुझे नहीं लगता कि कुछ सोचने की आवश्यकता है इसमें, आगे पीछे सोचने की आवश्यकता है। सरकार को इसका बदला तत्काल लेना चाहिए। मैंने ये कहा कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है, तो ऐसा न हो कि देर हो और न्याय भी मिले उन लोगों को, बदला भी लें हम, लेकिन वो इतना देर हो जाए कि अन्याय जैसा लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हरीश रावत जी के नेतृत्व में कल जुटने जा रहे हैं तमाम कांग्रेस। ठीक है, अच्छी बात है। हरीश रावत जी हमारे नेता हैं। उन्होंने कहा है कि भाई गैरसैंण हमारी प्रतिबद्धता है, गैरसैंण हमारा संकल्प है, गैरसैंण में स्थायी राजधानी बननी चाहिए। हमने गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए तमाम काम किए। जो कुछ आज गैरसैंण में है वो हमने किया है, और सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बोल के आज तक एक दिन वहाँ राजधानी जैसा कोई माहौल नहीं बन पाया। तो सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया। तो हमारा विपक्ष का ये धर्म है कि हम सरकार को आईना दिखाएं। तो उनके नेतृत्व में कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी होने हैं, इसको लेकर के अब गैरसैंण को ही सेंट्रल पॉइंट? देखिए, गैरसैंण हमारा राजनीति का विषय है ही नहीं। गैरसैंण हमारी तरफ से हमारी अस्मिता का विषय है, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अभी पहाड़ों में विकट भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। हो सकता है कि पहाड़ों के किसी क्षेत्र को राजधानी गैरसैंण के बजाय देहरादून सूट करती हो, लेकिन सवाल यह है कि हमारा मान सम्मान जुड़ा हुआ है गैरसैंण से ना, सभी का, उस क्षेत्र का भी, जिस क्षेत्र को देहरादून नजदीक हो उस क्षेत्र का भी मान सम्मान गैरसैंण से जुड़ा हुआ है। जब उत्तराखंड आंदोलन चला तो उत्तराखंड आंदोलन में चकराता से लेकर और धारचूला मुनस्यारी तक उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र से एक ही आवाज आई कि उत्तराखंड राज्य हो जिसकी राजधानी गैरसैंण हो। तो ये हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए इस पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। गोदयाल साहब, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव तो खैर होने ही हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, संगठन के चुनावों को लेकर के भी जो सरगर्मियां हैं इन दिनों सुनने को मिल रही हैं, आपका नाम भी बड़ा चर्चाओं में है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि कोई भी नाम चर्चा में रहे। राजनीति में चर्चाओं में रहना चाहिए। राजनीति में अगर व्यक्ति चर्चा में नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति नेपथ्य में चला गया। तो ये मेरा सौभाग्य है और मेरे शुभचिंतकों का धन्यवाद है कि वो मुझे चर्चा में बनाए रखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस संगठन में सभी पदों पर फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। जो जिन पदों की आप चर्चा कर रहे हैं उन पदों पर कोई वैकेंसी अभी वैकेंट नहीं है कोई पद। तो ऐसे में ये चर्चा करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि फजूल बातें हैं। तो आने वाले दिनों में रिक्ति भी देखिए, होगी। आने वाले दिनों में जब होगा तब देखा जाएगा। अभी हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है। इस पीरियड में, जिस पीरियड में अभी चुनाव को 1.5 साल से करीब 1.5 पौने 2 साल बाकी हैं, इस पौने 2 साल के समय में जिस तरह के कार्यक्रम विपक्ष के द्वारा होने चाहिए वो सब कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी 30 तारीख को, अभी परसों 30 तारीख को, 3 दिन बाद 30 तारीख को देहरादून में हमारी एक बड़ी रैली है। और वो रैली इसलिए है कि हम ये समझते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को कमजोर करके भारत सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इस संविधान को कमजोर कर रही है। और भारत के संविधान को कमजोर करने का अर्थ है कि भारत के कमजोर तबके को कमजोर कर रही है। तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं 30 तारीख को। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि फिलहाल इस पर किंतु परंतु सोचा जाए। जहां तक मेरे नाम की आप चर्चा की बात कर रहे हैं तो मैंने कह दिया कि चर्चा में रहना तो अच्छी बात है, चर्चा में रहना चाहिए, अच्छी चर्चाओं में रहना चाहिए। किसी का नाम गलत चर्चाओं में आ जाए तो ये ठीक नहीं है। तो अच्छा है मेरा नाम अगर कहीं चर्चा में आ रहा है कि भविष्य में कभी संभावित रूप में अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके लिए भी देखा जाएगा, तो चर्चा ठीक है, अच्छी बात है। सांगठनिक दायित्व को लेकर के, सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से इन दिनों रस्साकसी चल रही है, तमाम नेताओं में कुछ वर्चस्व की इसे बता भी रहे हैं। देखिए, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वर्चस्व से? राजनीति में हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। अगर कोई ये चाह रहा हो कि भाई मैं बेहतर कर सकता हूँ तो उसमें बुराई है क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी में सरकार उनकी है, सरकार में कितने कैबिनेट मंत्री के पद खाली हैं? और चर्चा ये है, आप हमारी स्थिति को क्यों देख रहे हैं? आप उधर भी देखिए ना, वहां की स्थिति ये है कि 5 या 6 पद खाली हैं, मंत्री पद, कैबिनेट मंत्रियों के इतने पद खाली हैं। और उसके बाद चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं, ये भी चर्चा है। अब तो
इस चर्चा पर बहुत मजबूती से लोग स्टैंप लगा रहे हैं कि भाई कैबिनेट को, जहां इतने पद खाली हों वहां कैबिनेट के एक्सपेंशन की परमिशन नहीं मिल रही है मुख्यमंत्री को, क्योंकि समूल मुख्यमंत्री कैबिनेट चेंज होनी है, ऐसा लोग चर्चा में बोल रहे हैं। नहीं तो गोदियाल साहब, चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस का एक बड़े धड़े को भी नुकसान होने की संभावना है। किस बात से? एक बड़ा राजनीतिक संकट उत्तराखंड कांग्रेस पे आ सकता है। किस बात का? जो इन दिनों चल ही रहा है इधर का इधर। मेरी बात सुनिए, उनके भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में कौन मंत्री आए, कौन जाए, कौन मुख्यमंत्री आए, कौन मुख्यमंत्री जाए, उससे हमको क्या नुकसान होने वाला है? हमें क्या नुकसान है? हमें तो जो भारतीय जनता पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री, सरकार जो गलत काम करेगी, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उसको एक्सपोज करें और जनता के सामने रखें और उनको गलत करने से रोकें। उदाहरण के लिए, एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसको 10 लाख रुपए मिलता है प्रत्येक मृतक को, और दूसरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, उनको 4-4 लाख मिलता है। अब हमने उस बात को उठाया कि भाई ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों है, और उसके बाद सरकार ने के संज्ञान में आया और सरकार ने उसको इक्वल कर दिया, 10 लाख कर दिया। तो अच्छी बात है ना, यही हमारा फर्ज है कि भाई हम गलत नीतियों का, गलत बातों का विरोध करें और सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए मजबूर करें। अब सरकार सही रास्ते पर आकर 10-10 लाख सबके लिए उन्होंने कर दिया, तो अच्छी बात है। इसमें तो क्या कांग्रेस उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे, क्योंकि मित्र विपक्ष की कांग्रेस विधायक दल पे हर बार आरोप लगता है और गणेश गोदियाल को ही हर बार विपक्ष समझा जा रहा है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, ऐसा क्यों मानते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के बतरे बड़े नेता हरीश रावत जी की तारीफ कर देते हैं, तो ये माना जाए कि हरीश रावत जी और कांग्रेस के मित्र हैं। पार्टी अभी आपको पता है कि संसद में खड़े होकर धामी सरकार की नीतियों की उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने धज्जियां उड़ा दी, तो क्या ये माना जाए कि वो कांग्रेस के हितैषी हैं? ऐसा तो नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि समय समय पर जो व्यक्ति कुछ आवश्यक समझता है, उस समय उसको उस रूप में देखा जाना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा। ऐसा है, अभी हरीश रावत जी ने धन सिंह जी के बारे में कुछ कह दिया था, लोगों ने उसको बड़ा, मुझे तक लोगों ने कहा कि देखो हरीश रावत जी ने धन सिंह के बारे में कुछ कह दिया। मैंने कहा भाई इसको ढंग से सुनो, ये तो टॉन्ट है। तो आपके विधायक जी भी तो जय जयकार के नारे लगा रहे थे मंच से। हाँ जी, आपका ये सही है, लेकिन उनका भी ये था कि भाई मेरी प्रतिबद्धता मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए ये है कि मैं किसी तरह अपने विधानसभा क्षेत्र को डिलीवरी करूं कामों की। अभी उसी में क्या ये टॉन्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री पर ये शपथ नहीं है कि मदन बिष्ट रोड में मिट्टी डालकर उसके गड्ढे भर रहे थे? अब बतरे लोगों ने कहा कि मदन बिष्ट जो है मुख्यमंत्री की वाहवाही में ऐसा कर रहे थे, लेकिन हमें तो लगा कि मदन बिष्ट जो हैं वो मुख्यमंत्री पर शपथ मार रहे थे रोड में गड्ढे मुक्त, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि गड्ढे मुक्त करेंगे हम। मदन बिष्ट गड्ढे भर रहे हैं, तो ये तो शपथ थी मुख्यमंत्री पे। ये तो इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर के एक चर्चा ये भी और सुगबुगाहट ये भी है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, सरकार के कामों का विरोध करने का सबका अलग अलग तरीका है, और ये उन्होंने जिंदाबाद कही नहीं कही, ये 2027 के पहले सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने जिंदाबाद कही नहीं कही, क्या क्यों कही, क्या कहा, ये सबको पता चल जाएगा। और जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी निश्चित रूप से उनसे, क्योंकि मैं तो उस जगह पर नहीं हूं कि मैं उनसे सीधे इस बारे में बात करूं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन फिर भी पार्टी के लोग उनसे संपर्क बनाए होंगे कि क्या बात थी। 27 से पहले एक बड़े नुकसान का दावा भाजपा हर बार कर रही है कांग्रेस को। मैं ये कह रहा हूं चौधरी साहब कि भाजपा को यही भरोसा क्यों है कि कांग्रेस का नुकसान करेंगे तब हम सत्ता में आएंगे? ये इस प्रदेश के लोगों को मनन करने का विषय है। मेरे प्रदेश के प्रिय मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि जो चौधरी जी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास में है कि हम एक बार फिर कांग्रेस को नुकसान करेंगे, कांग्रेस को तोड़ेंगे और हम फिर सत्ता में आएंगे, लेकिन ये इसलिए है ऐसा उनका विश्वास कि उन्होंने काम नहीं किया है, वो आपके विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं, और फिर एक बार मतलब पीठ पर छुरा घोंपकर, ये कांग्रेस को नुकसान करने का मतलब है, विरोधी पक्ष को तोड़ने का मतलब है कि जनता की पीठ में छुरा घोंपना, वो छुरा घोंपकर फिर सत्ता में आना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे प्रदेश के मतदाता इस बात को देखेंगे कि कोई भी पार्टी सत्ता में इस आधार पर आनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया, इस आधार पर नहीं आनी चाहिए कि उन्होंने विपक्ष को तोड़ दिया। तो इसको देखेंगे। आपको राजेंद्र भंडारी का केस तो अच्छी तरह पता है
राजेंद्र भंडारी ने ऐसा किया तो हम लोगों ने अलग जगाने का काम किया और जनता जगी और जनता ने आईना दिखा दिया। राजेंद्र भंडारी जी की ताकत, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत, उनके सरकार की ताकत, सबकी सब ताकत धरी की धरी रह गई जब जनता जागती है तो जनता को जगाएंगे अगर उन्होंने ऐसा किया। पहले तो ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई आज ही कोशिश नहीं कर रही है, ये कोशिश उनकी लगातार है और अगर ये लगातार कोशिश है तो पहले कर देता जिसको ऐसा करना होता। अब कांग्रेस में वो लोग बचे हैं कि जो निष्ठावान पार्टी के लोग हैं, उनका ये है कि भाई जो भी हो हम यहीं रहकर संघर्ष करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी संभावना बाकी है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो हम वो मादा रखते हैं कि हम ऐसे लोगों को, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के मंशा को, सरकार की मंशा को, इनके धन बल को जनता के सामने एक्सपोज करके रखेंगे कि इनके सत्ता में आने का रास्ता दूसरी पार्टियों को तोड़ना है, न कि तुम्हारी सेवा करके सत्ता में आना। गुदियाल साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन दिनों हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। बमुश्किल प्रदेश की सरकार कई राज्य मंत्रियों की घोषणा तो कर देती है, मगर जो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, बद्री केदार की यात्रा है, अभी तक अध्यक्ष ही नहीं मिल पाया है। ये अच्छी बात है कि चर्चा हमसे ज्यादा आपके पास आ जाती है, आम लोगों के पास आ जाती हैं। ये हमारे लिए तो शुभ संकेत है। आज सरकार की ये स्थिति हो गई है भ्रष्टाचार के मामले में कि लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि बिना पैसे के कुछ काम हो ही नहीं सकता है। ये बात बैठ गई है और ये जो चारधाम यात्रा 1 तारीख से शुरू है और आज 26 तारीख हो गए, 26 तारीख तक भी बद्रीनाथ केदारनाथ इस महत्वपूर्ण ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं तय हुआ और चर्चा ये है कि बार्गेनिंग चल रही है। 28 तारीख को बाबा केदार की जो चल विग्रह डोली है वो रवाना हो जाएगी। मतलब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। और चर्चा ये है, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा कि अध्यक्ष पद के लिए भी बार्गेनिंग चल रही हो, लेकिन होता ये है कि जब कोई बदनाम हो जाता है ना, तो वो अगर पुण्य का काम करेंगे तो तब भी लोग बोलते हैं कि ना पाप ही है, पाप है, पाप है। तो वैसी होगी सरकार की स्थिति। मतलब लोगों में आम चर्चा है कि बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के चेयरमैन पद के लिए भी तमाम तरह की बार्गेनिंग चल रही है, तमाम तरह के बातें चल रही हैं। तो ये सरकार के ऊपर लोगों के विश्वास का खोता हुआ एक प्रमाण है। सरकार को समय पर बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष का पद जब खाली हुआ था, तत्काल उस पद को भरना चाहिए था और ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए था जो कम से कम, जो व्यक्ति उस पद के, देखिए वो, मैं तो समझता हूं कि बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का पद मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद है, धार्मिक आस्था का पद है। उस पद पर बैठना मतलब उस गद्दी पर बैठना जिस गद्दी को बड़ी उम्मीदों के साथ आदि शंकराचार्य जी ने बनाया, उस गद्दी पर पदारूढ़ होना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो कंट्रोवर्सी में न फंसे। जैसे अभी हुआ, जो कितनी बड़ी बात है कि केदारनाथ में सोने का इतना बड़ा प्रकरण हुआ, सरकार ने कोई जांच नहीं की। पर्यटन मंत्री जी ने कहा कि हम 1 महीने में जांच करेंगे, आज तक कोई जांच बाहर नहीं आई। ठीक है, मैं भी रहा 6.5 साल, मैंने सरकार को चुनौती दी कि भाई दिखाओ ना क्या किया हमने, बताओ, जनता को बताओ, सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन हमने जो कुछ किया ट्रांसपेरेंट किया। और तो और चौधरी साहब, वहाँ जो किसी व्यक्ति के अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी पूंजी बनती है, वो बनती है संपर्क। वहाँ टाटा बिरला से लेकर अंबानी अडानी जितने हैं सब आते हैं, तो बाकी के लोगों की मंशा होती होगी कि हम इनसे जान पहचान करें, हम इनसे मतलब दोस्ती यारी करें। लेकिन हमने वो भी लालच नहीं किया, हमने वो भी लालच नहीं किया कि भाई किसी से दोस्ती यारी, क्या दोस्ती यारी होती है। वो होता ये है कि एक दिन उनको दर्शन करने के लिए भीड़ से अलग करके दर्शन करा दो, तो कभी उनके दरबार में चले जाओ तो वो भी आपको ऑब्लाइज कर देंगे। हम न तो कभी उनके दरबार में गए और न हमने उनको कभी इस तरह की फैसिलिटी मुहैया कराई। ये जरूर है कि वो देश के सम्मानजनक व्यक्ति हैं, भाई बड़े उद्योगपति हैं, उनका अपनी जगह सम्मान है। उस सम्मान के आधार पर उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए मिले, लेकिन उनको हमने एक्स्ट्रा कभी सोचा नहीं कि हमारी जान पहचान बढ़ जाएगी, हमको कभी फेवर करेंगे, तो हमने वो भी नहीं किया। इसलिए मेरा ये कहना है कि बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष
सरकार ऐसे व्यक्ति को बनाए जिसका स्वार्थ ना के बराबर हो। इंसान है, स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ना के बराबर हो, और कम से कम ऐसा स्वार्थ ना हो जिससे कि उस गद्दी की मान्यता में कमी आए। गुजराल साहब, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है, नया वित्तीय वर्ष सामने है, बद्री केदार की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, और पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बोर्ड के माध्यम से होती हैं, अध्यक्षीय व्यवस्था वहां पे होती है। अभी मैंने बताया कि 28 अप्रैल को बाबा केदार की चल विग्रह डोली प्रस्थान कर जाएगी। किस तरीके से मंदिर समिति अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू करेगी, क्योंकि अभी तक बोर्ड को अध्यक्ष नहीं मिल पाया? हाँ, देखिए, इसमें क्या है, उसमें यह है कि जो अति आवश्यक काम है उनको तो किया जा सकता है, वहाँ मुख्य कार्याधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो कर सकते हैं। कोई ऐसा काम की जो कि समय के साथ पूरा होना है वो नहीं रोका जाता है, लेकिन नीतिगत निर्णय सब रुक जाते हैं। नीतिगत मामले तो जो नीतिगत निर्णय है वो जो पिछले बोर्ड की बैठकें हैं उनके निर्णयों के आधार पर चलेगा। अगर कोई नीतियों में बदलाव करना है, कोई रिन्यूएशन करना है, तो वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक बोर्ड विधिवत गठित नहीं होगा, वो तब तक नहीं हो पाएगा। और अंततोगत्वा इन चीजों का यात्रा पर और दर्शन पर निश्चित रूप में प्रभाव पड़ता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार को इसको समय पर करना चाहिए, नहीं तो सरकार की विश्वसनीयता पर, आम जनता में, जो आपने स्टार्ट में कहा कि तरह तरह की बातें हो रही है, इन चर्चाओं से सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। देखिए, हम तो सरकार के शुभचिंतक हैं, आप भी सरकार के शुभचिंतक हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहर बातें चल रही हैं, कि चर्चाएं चल रही हैं, ये चर्चा आपकी मेरी चर्चा के माध्यम से हो सकता है सरकार तक पहुंचे। नहीं तो होता क्या है, जो व्यक्ति सरकार में बैठा है, धामी जी मुख्यमंत्री हैं, धामी जी को उनके इर्द गिर्द रहने वाले चेले चांटे सब यही कान में बोलते होंगे कि वाह 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 वाह, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, आपने तो चौका मार दिया, आपने छक्का मार दिया। लेकिन जनता रेफरी है और हम लोग विपक्षी टीम है, तो हम जब बोलते हैं कि ये चौका नहीं है, ये तो क्लीन बोल्ड है, ये तो एलबीडब्ल्यू हो गया, जब हम ऐसा बोलते हैं तो तब सरकार, अगर ये बात वहां तक जाती है, हमारी अपील कि हाउ इज दैट, ये एलबीडब्ल्यू है, अगर हम अपील करते हैं और ये अपील वहां तक विपक्षी खिलाड़ी तक जाती है, तो वो अपने खेल में सुधार करेंगे। तो इसलिए ये चर्चा आम है। बद्रीनाथ समिति का अध्यक्ष न बनने की चर्चा खास करके पूरे गढ़वाल क्षेत्र में, चार धाम से जुड़े हुए पूरे लोगों में चर्चा का विषय है। सरकार को इसको जल्दी विराम देना चाहिए। गुजराल साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा तकरीबन 2-4 दिन ही शेष हैं जब उत्तराखंड में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अगर मैं व्यवस्थाओं को लेकर के बात करूं तो किस तरीके की आपको व्यवस्थाएं दिख रही हैं सरकार की ओर से? मैं ये समझता हूं कि सरकार को, मैं पहले से नहीं कहना चाहता कि व्यवस्थाओं में कुछ खामियां हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं में खामियां की बात कह के, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि जो यहाँ आना चाहता है वो कफन बांध के आए, ये है सो है, तो मैं इससे प्रदेश का नुकसान होता है। मैं ऐसा नुकसान प्रदेश का नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने व्यवस्थाएं ठीक चाक चौबंद की होंगी, लेकिन असली व्यवस्थाओं की पोल तब पता चलेगी जब धरातल पर इसका परीक्षण होगा, और धरातल पर परीक्षण 1 तारीख के बाद होगा। मेरा ये मानना है कि सरकार और कुछ करे न करे, लेकिन 2 चीजों पर ध्यान दे। एक, रास्ता जो कि अभी तक ठीक नहीं दिख रहा है। मैं आज ऋषिकेश से आया तो रास्ते की हालत पता नहीं, ऑल वेदर रोड की बात है। आप सब जानते हैं कि ऑल वेदर रोड किसी भी वेदर में एकदम क्लियर नहीं रहती, और अब तो उसमें इतना ज्यादा वो हुआ है, उबड़ खाबड़ हो गया है कि लगता है कि सरकार के पास बजट नहीं है उसको ठीक तरह से मेंटेन करने के, जिस तरह से उसको होना चाहिए, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट था। दूसरी बात, एक तो सरकार इस पर ध्यान दे, दूसरा सरकार ना अपनी तरफ से आपदा ना लाए। अपनी तरफ से आपदा मतलब सरकार जनित आपदा। कैसी आपदा? अब यहाँ रोक दो, अब वहां रोक दो, अब यहाँ डाइवर्ट कर दो, अब वहां डाइवर्ट कर दो। उससे लोगों के प्रोग्राम खराब होते हैं, जो लोगों ने तय किया होता है वो खराब होता है। लोगों को स्वच्छंद रूप से जहां जाना चाहिए वहां जाने दें। सरकार लोगों के लिए जो फैसिलिटी दे सकती है उसका काम करे, कि भाई हम आपको सुविधा देने वाले लोग हैं और आपको जहां जाना है आप वहां जाइए। सरकार उन व्यवस्थाओं पर ध्यान दे। सरकार इस पर ध्यान दे कि किसी यात्री के साथ कोई मतलब कोई विपरीत बात ना हो, उस पर ध्यान दे। सरकार उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। सरकार ये जरूर है कि अगर
बारिश के सीजन में कहीं अगर सरकार को पता लगता है कि भाई आगे कोई खतरा होने वाला है, तो एहतियातन उन लोगों का वहां पर व्यवस्था करे जहां पर सुरक्षित हो, और उसकी व्यवस्था सरकार खुद करे, लोगों को उनके हाल पे न छोड़े। फिर होता यह है कि सरकार ये तो बोल देती है कि आप फलानी जगह से आगे मत जाएं, लेकिन उस फलानी जगह तक जाने के लिए, वहां रहने के लिए सरकार को व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो इसलिए देखिए, धीरे धीरे ये समय की नजाकत है। जो आपने स्टार्ट में प्रश्न किया कि कश्मीर के ऐसे हालात हमारे लिए एक इसके डेवलपमेंट की भी उम्मीद पैदा करते हैं, तो हम लोगों को ये एहसास दिलाएं कि उत्तराखंड में फ्रेंडली है, अच्छे लोग हैं, सरकार ध्यान रखती है। ये सब चीज़ें जो है हमें कोशिश करके करनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में भी जब कश्मीर में स्थितियां सामान्य भी हों तब भी लोग हमारे यहाँ आए, ये हमको करना चाहिए। धन्यवाद गोदयाल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों।